Hello my dear student. Now today we will start volume first of class 12th accountancy. Volume first is accounting for not-for-profit organization and partnership firms. And first of all we will start first chapter accounting for not-for-profit organization. So now start financial statements of not-for-profit organization. So what is financial statement of not-for-profit organization? This is not-for-profit organization is an organization set up to further cultural, educational, religious, professional और public service objectives. मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सेटअप किया जाता है जो कि हमारे कल्चरल से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, रिलीजियस से हमारे रिलीजन से रिलेटेड होता है, प्रोफेशनल होता है या पब्लिक सर्विस के लिए होता है। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके बाद हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं जो हमारे क्या हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इट्स एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका जो एम है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेटअप नहीं किया जाता है। इसका सिर्फ मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट या इन वेरी लो कॉस्ट। एनपीओज डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। अब एनपीओ जो हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। अब इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं या जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का यूज़ इसके ऑपरेशंस को ही ऑपरेट करने के लिए, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट इज द फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर्स। अब इसमें जो पैसे की ज़रूरत होती है, अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं सेटअप किया गया है, तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से हम उसमें पैसा लेके आएंगे कि हम उसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। तो इसका जो पैसा आता है वो इसके मेंबर्स से आता है। मेंबर्स जो लोग मिल के इसको स्टार्ट करते हैं, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, वो लोग जो एज अ मेंबरशिप फीस उसके मेंबर बनने के लिए जो पैसा देते हैं उससे आता है। ट्रस्टीज़ जो इसके होते हैं मैनेजिंग कमेटी में जो होते हैं वो ट्रस्टीज़ बोले जाते हैं, मैनेजिंग कमेटी में मेंबर बोले जाते हैं। और अदर एज मेंबरशिप फ़ीस, कोई मेंबर बन रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है उसको, तो मेंबरशिप फ़ीस होगा। सब्सक्रिप्शन होगा, कोई उसकी मेंबरशिप को सब्सक्राइब करेगा तो उसके लिए पैसा पे करेगा। या फिर डोनेशन मिलेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग इट्स रीपेमेंट। कोई दान देता है, डोनेशन मतलब दान, कोई दान देगा तो इस उम्मीद के साथ नहीं दान देता है कि वो पैसा बाद में उसको रिफ़ंड किया जाए। तो अगर इसके थ्रू कोई पैसा मिला है तो इसी फंड से जो है इसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। इट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसको गवर्नमेंट से या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी जो है इसको ग्रांट रिसीव होता है, पैसा रिसीव होता है इसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल, कॉलेजेस, public hospitals, societies for promotion of sports, आर्ट्स एंड कल्चर, क्लब एक्सेट्रा। जैसे इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो है हमारे पीएम रिलीफ फंड में बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो उसी तरीके से बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी हैं जो गरीब लोगों की हेल्प कर रही हैं, या जिनके पास खाने के लिए इस टाइम पे कोरोना वायरस के टाइम पे पैसा नहीं है, ये महामारी फैली हुई है इस टाइम पे, तो उनके लिए खाने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिनको खाना नहीं उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या जिसको कच्चा अनाज चाहिए कच्चा अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के भी ऐसे एनजीओज़ हैं जो इस वर्क में लगे हैं, तो वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो प्रॉफिट की मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं, बस लोगों की हेल्प करने के लिए काम वहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स क्या हैं?
अब इसका फीचर जो है, सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला फीचर क्या है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब कि जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब कि जैसे आपने कई अभी आगे और भी चीज़ें जो पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो बिजनेस होता है और जो उसका ऑनर होता है, दोनों को सेपरेट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। उस तरीके से यहाँ नहीं है, लेकिन ये सेपरेट है अकाउंटिंग से भी और लीगली भी, क्योंकि इसके मेंबर के साथ कोई भी मेंबर इसका छोड़ के चला जाए, या इसका मेंबर जो है इस फर्म में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे, रिज़ाइन कर दे, या फिर जो है उसकी डेथ हो जाए, किसी भी कंडीशन में इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेपरेट एंटिटी होता है, डेस्टिनेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट इज़ प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और इंटरप्राइजेस। को कोई एक प्रमोट कर सकता है, कोई इंटरप्राइज प्रमोट कर सकता है, जो भी उस टाइम पे मेंबर होंगे वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। पर्पस किस लिए इसको हम जो है सेटअप करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका पर्पस क्या है, जिसको मेन एम बोल सकते हैं। तो सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू provide services to a specific group or the public at large such as एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, इंटरमेंट एक्सेट्रा, इन सब में जो हेल्प करने के लिए होता है। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा हिंट आपको दिया था कि जो मैनेजिंग कमेटी होता है, ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है, वो इसको मैनेज करते हैं, कोई इंडिविजुअल इसको मैनेज नहीं करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी और ट्रस्टीज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। इसके मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नो प्रॉफिट मोटिव। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने आपको बताया था कि कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको सेटअप नहीं करते हैं। इसका मेन काम होता है कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स इवेंट को या पब्लिक को, किसी इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग के लिए भी आपको बताएं कि मेन सोर्स क्या होता है फंड का, ठीक है। तो मेन सोर्स जो इसका होता है, वो हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं जो हमारा फंडिंग का होता है। फर्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर। इसके जब मेंबर कोई बनता है एनपीओ का, तो उनसे जो मेंबरशिप फीस मिलती है पर ईयर, इसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वो इसका फंडिंग का सोर्स होता है मेन। दूसरा होता है डोनेशंस। डोनेशन मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी जनरल पर्पस के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। ग्रांट गवर्नमेंट से मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई डोनेशन हमको मिल रहा है, हमको मिला, मान लीजिए स्पोर्ट्स सोसाइटी है जो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराता है, और वहाँ पे फंड पहले से अवेलेबल है, अभी डोनेशन मिला, तो उस डोनेशन को क्या किया कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, अदर सिक्योरिटीज़ में कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग होगी, जैसे बैंक में फिक्स कर दिया, पैसा अवेलेबल था हमारे पास, काफ़ी पैसा था अभी हमारी सोसाइटी में, तो हमने उसको क्या किया कि फ़िक्स कर दिया, ज़रूरत नहीं थी उसकी, 1 साल के लिए फ़िक्स कर दिया। अब 1 साल पे जो भी हमको रेट से, मान लो 4-5%, 6%, 7% की रेट से अगर हमको इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? इनकम होगा, और ये भी हमारा मेन सोर्स होता है फंड का। और फिर नेक्स्ट है अकाउंट्स। अब देखिए अकाउंट्स इसमें कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो 11th में पढ़ा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं? तो इसमें मेनली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सेकंड होता है हमारा इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। और थर्ड होता है बैलेंस शीट। अब देखिए जो पहला हमारा है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होता है, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कैश बुक की तरह पैसा आया तो डेबिट करेंगे, गया तो क्रेडिट करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्या है, इट इज़ अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या आता है, हमारा कैश आता है। अब रियल अकाउंट का रूल हमने 11th में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है।
और वो क्या होता है, व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जो आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो अगर कोई रिसिप्ट है तो उसको डेबिट साइड में और कोई पेमेंट है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है बेसिस, किस बेस पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो हमारा कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, यानी कैश रिसीव होगा और पे होगा तभी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना, कोई आउटस्टैंडिंग है तो या कोई एडजस्टमेंट है तो उसे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्पस। तो पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे, पर्पस है टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर वेरियस हेड्स एंड अबाउट द कैश पोजीशन। पर्पस क्या है, ये शो करना कि एक अकाउंटिंग ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर में हमको अकाउंट्स बनाने हैं, उस अकाउंटिंग ईयर में कितना पैसा हमको रिसीव हुआ है और कितना पैसा हमने पे किया है। और क्या शो करना है, अबाउट द कैश पोजीशन, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर में हमारा कैश पोजीशन कितना है, हमारे ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है उसके एंड में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, उसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसका फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट तो स्क्रीनशॉट लेके लिया है तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ना। तो हैंडमेड जो है उसको देखते हैं, जो मैंने बनाया खुद से बना लिया है, थोड़ा शॉर्ट में भी, शॉर्ट में क्या होगा इतना ही होगा, ठीक है। तो इसी में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड रिसिप्ट साइड में आते हैं, और रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, और उसमें लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहाँ पे टू कॉलम्स दिए हैं अमाउंट के, तो अमाउंट के टू कॉलम से कोई इफेक्ट नहीं, आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है, तो क्रॉस के साइन के में देखिए कैश इन हैंड के सामने भी क्रॉस है और कैश एट बैंक के सामने भी क्रॉस है। फिर दोनों के नीचे एक लाइन है, यानी इन दोनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखा गया। इसको आप डिटेल कॉलम बोल सकते हो, जैसे आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्रिपेयर किया होगा। अब देखिए ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये क्या शो करता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में जो हमारे पास कैश का बैलेंस था और बैंक का बैलेंस था वो शो करेगा। फिर इसके बाद इसमें देखिए दोनों टाइप के रिसिप्ट और पेमेंट्स आते हैं, चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हों या कैपिटल नेचर के हों। तो अगर रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है या कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो वो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि क्या होता है। वैसे शॉर्ट में बता देते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कि जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आता है, जो हमारा मेन बिजनेस ऑपरेशन होता है, एनपीओ में भी वही, जो उसका मेन ऑपरेशन है, उससे जो पैसा आएगा वो क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। और कैपिटल रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होगा, है ना, कि जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं मिला है, तो हमारा कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए क्या क्या आता है रिवेन्यू रिसीप्ट्स में। सबसे पहले आता है आपका सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर से हमको मिलता है, ठीक है। और इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमको किसी भी ईयर का मिला हो, लास्ट ईयर का मिला हो यानी प्रीवियस ईयर का मिला हो, या नेक्स्ट ईयर का मिला हो, करंट ईयर का मिला हो, सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ऊपर आप फॉर्मेट में देखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी पैसा मिला है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, सब इसमें एक साथ लिखा जाएगा। तो क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, इंट्रेंस फीस अगर मिला है, जनरल डोनेशन मिला है, ग्रांट इन एड मिला है गवर्नमेंट से, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, वेस्ट मटेरियल जो होगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड कोई मिला है, लॉकर रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, सन्ड्री रिसीप्ट, मतलब और भी कई सारे रिसीप्ट होते हैं, है ना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के बाद हो गया, है ना, हमारा जो ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल है उसको सेल कर दिया, जो वेस्ट था बिल्कुल उसको सेल करने से, ऐसे ही कई तरीके के हैं। कैपिटल रिसिप्ट में लाइफ मेंबरशिप फीस है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, लीगेसीज है, इंडोमेंट फंड है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिसीप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फंड है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है। फिर बैलेंस को भी छोड़ देंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, और क्रेडिट साइड में देखिए क्या दिया है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी कभी क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि हमारे अकाउंट में जितना पैसा उससे एक्सेस विड्रॉ कर लिया। बैंकिंग सर्विसेज में आपने 11th में पढ़ा होगा, आगे इसको समझाएंगे क्या होगा।
वैसे बता देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है उससे आप एक्सेस पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट आपका ना रुके इसके लिए। फिर रेवेन्यू पेमेंट देखिए क्या क्या है, सैलरीज है, रेंट पेड है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, पोस्टेज है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, रिपेयर्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, कन्वेंस चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर कैपिटल पेमेंट क्या है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स है। फिर बैलेंस कैरी डाउन, ये जो बैलेंस कैरी डाउन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि अगर आपका रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है और पेमेंट साइड का टोटल आपका कम है, तो जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, और ये हमको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जो हैंडमेड है उसको देख लेते हैं। तो हैंडमेड में देखिए ये हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें एक बार देख लेते हैं ज़रा क्या है। हाँ देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऊपर हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए 2 सैलरीज है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर एंड इनकम का एक्सपेंडिचर और इनकम का फॉर्मेट लग गया, तो इसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देते हैं, उसको बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक जो है क्वेश्चन देखेंगे और इसको फिर अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये टी.एस. ग्रेवाल के बुक की है, राइटर टी.एस. ग्रेवाल हैं, और बुक सुल्तान चंद पब्लिकेशन का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो इसकी हेल्प से हमें बनाना है। देखिए कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2017, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2017, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरीज दिया है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक्स परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, ऑनरेरियम टू कोचेज, कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2018, कैश एट बैंक ऑन 31 मार्च 2018 हमको फाइंड। देखिए कैश इन हैंड हमको एंड में दे रखा है, यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश का हमारे पास है, और बैंक का बैलेंस हमें फाइंड करना क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो हमने देखा है कि हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके के रिसिप्ट थे। तो उसमें से एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारा इनकम होता है, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी में, ठीक है। और जो हमारा पेमेंट है, पेमेंट साइड, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा एसेट्स होगा, उसको हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे एनपीओ में तो एसेट्स में उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका जो है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है पहला क्वेश्चन, जो हमारा एग्जाम्पल है। और इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऊपर लिखना है और फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर द ईयर एंडेड जो हमारा दिया है था क्वेश्चन में, वो क्या दिया था, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च यहाँ पे लिख लेंगे, मार्च 2018। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट में लिखना था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिखना है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
अब देखिए कैश इन हैंड हमको क्वेश्चन में दिया था 50,000 रुपीज़ और कैश इन हैंड दिया था 3,40,000 रुपीज़। इसको कर लेंगे ऐड, ये हो जाएगा 3,90,000 रुपीज़। अब देखिए जो भी हमारे रिसिप्ट होंगे वो डेबिट में और जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट में रहेगा। तो सबसे पहले क्या दिया था, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, तो डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट है, रिसीप्ट साइड में लिखेंगे 15,70,000। डोनेशन रिसीप्ट, तो इसको भी रिसीप्ट में लिखेंगे डोनेशंस 2,80,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, अब कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा और जाएगा तो पेमेंट होगा, तो बाई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में हो जाएगा। बाई इन्वेस्टमेंट्स 5,00,000 रुपीज़। रेंट पेड, ये भी पेमेंट है, क्रेडिट में होगा। बाई रेंट 50,000 रुपीज़। जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका पेमेंट ही है, तो जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट में हो जाएगा 2,30,000। फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरीज, ये भी आपका पेमेंट है, तो बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरीज, पोस्टेज एंड स्टेशनरीज है आपका 25,000 रुपीज़। फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स था, अगर सेल लिखा होता तो ये रिसीप्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स 87,000। इसके बाद है बुक्स परचेज्ड, ये भी आपका पेमेंट होगा, तो बाई बुक्स, ये हो जाएगा आपका कितना, बुक्स परचेज किया था कितने का, बुक परचेज किया था यहाँ पे 3,40,000 का। और बुक परचेज से पहले आपको दिया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, तो ये रिसीप्ट होगा, डेबिट में लिखेंगे सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है 12,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, तो बाई पेमेंट है ये स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपका है 50,000 आपको रिसीव हुआ है। ऑनोरेरियम टू कोचेस, एक सैलरी टाइप का होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पे करते हैं, तो ये पेमेंट है आपका ऑनोरेरियम टू कोचेस। ऑनोरेरियम टू कोचेस आपका दिया है 1,50,000। और फिर इसके बाद आपको बैलेंस दे रखा है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड आपको दे रखा है, कैश इन हैंड आपको दे रखा है 30,000 रुपीज़। और आपको फाइंड क्या करना है, कैश एट बैंक फाइंड करना है कि कितना होगा और टोटल बैलेंस कितना होगा। तो पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 9, 7, 16, 16, 1, 17, 17 और 7, 24, 1, 25, 25 और 5, 30 हो गया, 3, 3, 6, 5, 11, 2, 13 हो गया, और 13 हो गया, 3 और 1, 4, ये आ गया आपका 43,02,000। अब इधर का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, इधर का टोटल 5, 7, 12, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 5, 7, 12, 2,000 आ गया, एक बचा, और ये हो गया 5, 1, 6, 6, 3, 9, 5, 14, 6, 20, तो 22, 4, 26, 26 और 6, 32, 1, 33, 33 और 5, 38 हो गया, 8, 3, 5, 8, 2, 10,
10 3 13 4 17 और 18। अब इसको माइनस कर लें, कुछ शायद जोड़ने में गलत आ रहा है, ये 43 नहीं आएगा, कितना जाएगा 9 7 16 16 6 22 24 1 25 5 30 आ गया, 3 बचा, 3 3 6 5 11 2 13 के 3 1 और 1 2, ये आ रहा है 23 लैक्स। 23 लैक्स माइनस कर देंगे 23 लैक्स 2000, तो यहाँ पे कितना बचेगा, और 8 5 13 8 4 12, 4,20,000 रुपीज़ यहाँ पे बैलेंस बचेगा, और ये टोटल आ गया 4,50,000। तो ये हमारा था जो है एक एग्जांपल, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे।